हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जो वायरस अभी पूरे विश्व भर, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई को जो कंटिन्यू रख पा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अपने जो भी टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं के थ्रू कंटिन्यू रख पा रहे हैं। अपने आप को अभी जो आपको टाइम मिला है, जो भी समय मिला है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है। जब तक गवर्नमेंट अपनी डेट डिक्लेयर्स नहीं कर देती है, जेई मीन्स एडवांस या जो भी नेट का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तब तक हमें हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम डेट नहीं आई तो हम हमारी पढ़ाई का पूरा ध्यान या पूरा कंसंट्रेशन किसी और चीज़ पर फोकस करें। हमें लगता है कोई भी टॉपिक्स, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी की सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो अभी भी हमारे पास समय है उसको क्लियर करने का, ताकि एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छी रैंक लेके आएँ। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा समय मिल पाया है, इतना लंबा समय मिल गया जिसके थ्रू हम चाहें तो हमारी एक बहुत अच्छी रैंक भी लेके आ सकते हैं। टीचर्स आपके रेगुलरली कांटेक्ट में हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं अपने टीचर से अभी भी आप हेल्प लेकर, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको लगता है कि अपने टॉपिक्स आपको अभी तक पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है उसको कम से कम कोशिश करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग और एक जो टाइम स्पीड होती है वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मैटर करती है। अगर आप क्वेश्चंस पूरे करते हैं, पूरा 90% या अपना 100% दे के आते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नेगेटिव करके आते हैं तो रैंक काफ़ी इफेक्ट करती है। तो अपने नेगेटिव क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड रखें। जितना हो सके पॉजिटिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। जितना पेपर हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आता है उसको कंप्लीट करके। मैं आज, मेरा नाम प्रियदर्शन गौतम, पहले मैं आपसे अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा एक प्लेटफॉर्म चैनल है फंडामेंटल बायोलॉजी। फंडामेंटल बायोलॉजी में मैं आपके बीच में 11th-12th से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, जो बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी को लेकर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे वो नेट का सिलेबस हो या आपका एनसीईआरटी बोर्ड का सिलेबस हो, उसके बीच में आपके बीच में डिस्कस करूँगा। आपको मेरे चैनल के थ्रू जो भी फ़ायदा मिल पाता है, आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मैंने जो नाम रखा है फंडामेंटल बायोलॉजी। फंडामेंटल का मतलब है कोई भी टॉपिक जो अभी तक आपने एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा है, या आपको लगता है कि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, काफ़ी अच्छे से क्लियर है, तो उसके फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरीज या कोई ऐसा डाउट जो रेगुलरली हम हमारी डेली लाइफ में सुनने को मिलता है। जैसे आज हम बात करें कि आपकी डेली लाइफ में आपको लगता है कि किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई डिजीज़ है जो रिकवर नहीं हो पा रही है, उसके लिए वो कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करता है, या वो डिजीज़ हो क्यों जाती है, उसके क्या पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, या उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो क्यों लिया जाता है। ये सब फंडामेंटल बेसिक्स भी हमारे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस लाइफ में जो आगे जाकर नेट क्लियर करके एक एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं, तो एक डॉक्टर वाली फील्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को रियल लाइफ में नहीं समझ पाते हैं तो आगे जाके हम उसको प्रैक्टिकली अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और टॉपिक भी तभी अच्छे से समझ में आता है जब हमें वो टॉपिक हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक कंसेप्ट या इमेजिन करके चलते हैं। अगर आज हमें लगता है कि आपकी रियल लाइफ में आपको लगता है कि आस पड़ोस में किसी को आपने सुना हो कि मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे हार्ट डिजीज़ है, या सडन अटैक आ गया, कल कभी सुनने को मिलता है उसको साइलेंट अटैक आ गया, तो उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, डॉक्टर उनको प्रिकॉशंस देते हैं या कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट कि उनके पीछे क्या रीजंस है, वो होते क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो टॉपिक वाइज कंसर्न होगी वो मैं आपके बीच में ज़रूर क्लियर करूँगा। आज मैं आपके बीच में जो 11th क्लास का एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन से आप समझ ही गए होंगे, मैं आपके बीच में बॉडी सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड और सर्कुलेशन दो वर्ड से बना है। मतलब ब्लड कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है। हमारे पूरे शरीर के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, ये तो आपको ही पता होगा। 5 लीटर जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। वो हमारे चाहे हाथ में हो, चाहे पैरों में, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, या हमारे हेड की भी बात करें, पूरे शरीर में हर जगह ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। पर हमने कभी सोचा नहीं कि ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर भी हो सकता था, किसी एक पर्टिकुलर बिग लाइक स्ट्रक्चर में रहकर स्टोर हो सकता था, पर वो फ्लो क्यों हो रहा है, वो हर ऑर्गन और टिश्यूज़ तक जा रहा है, वापस लौट के आ रहा है, कंटिन्यूसली अपने फ्लो को मेंटेन करके चल रहा है। उसके पीछे रीजंस क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स? उसके पीछे ये रीजंस होता है कि हमारे शरीर के अंदर काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट्स होते हैं जिनकी शरीर को रिक्वायरमेंट्स होती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं उनको इन न्यूट्रिएंट्स की, इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर को चलाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारा शरीर दिन भर बहुत काम करता है, हम चाहे फिजिकल वर्क करें, मेंटल वर्क करें, तो इतनी एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है?
क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ में जितने भी चीज़ें हम जितने मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जिसके थ्रू में हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी एनर्जी मिलती है। सांस लेते हैं, ब्रीथिंग आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ये हो गया। हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, गैसेस हो गई, या हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए। तो ये सब चीज़ों का फ्लो जो है पूरे शरीर के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू भी होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन को मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन के रूप में अगर आपको बताना चाहूँ, एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, या मैंने लिखा हुआ भी है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मटेरियल। कौन से मटेरियल? न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसा मैंने आपको बताया, फूड के खाने के थ्रू ये जितने भी फ्रूट्स हम लेते हैं, अब वो हमारे न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में जाके ऑब्जर्व हो जाते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के थ्रू ही सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुँचाए जाते हैं। गैसेस की बात करें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे जितने भी सेल्स टिश्यूज़ हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिक वेस्ट बनाने के लिए। जैसे CO2 है, CO2 ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर CO2 ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल से बाहर निकाली जाती है, या और भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो किडनी के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। तीसरा, एंटीबॉडीज़ और हार्मोन। हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है, और ये हार्मोन भी क्या होता है, ब्लड के वेसल्स, ब्लड के थ्रू ही फ्लो होते हैं या सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। एंटीबॉडीज़ हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मटेरियल फ्रॉम देयर साइड ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ से ये फॉर्म्ड होते हैं, टू देयर साइड ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब इन शेड मटेरियल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम सर्कुलेशन नाम बोलते हैं, उसी को ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ये जो ब्लड है, अब देखते हैं कि इस ब्लड सर्कुलेशन में से कौन कौन सी चीज़ें जो मैक्सिमली बेसिक रूप से इन्वॉल्व होती है। जिसमें पहला है आपका हार्ट पंपिंग डिवाइस, दूसरा है ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, और एक बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ, ये दोनों चीज़ें, जो कि ह्यूमन्स की बात करें या मैमल्स की बात करें तो ब्लड और लिम्फ होता है। हीमोलिम्फ मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि इंसेक्ट की केस में होता है, जो कि कीड़े मकोड़ों के अंदर हीमोलिम्फ नाम का बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। बर्ड्स या मैमल्स या ह्यूमन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमारे हार्ट से ब्लड वेसल्स निकल रही है और कहीं जगह क्लोज्ड हो गई है और पूरा ब्लड क्लोज्ड हो गया। क्लोज का मतलब होता है कि अपने हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वो ब्लड वेसल्स जितने भी टिश्यूज़ और सेल्स है वहाँ तक ब्लड लेकर जाती है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मेटाबॉलिक वेस्ट वापस लेकर हार्ट की तरफ लेके आती है। तो ये एक क्लोज सर्कुलेशन बन जाता है, जो कि हार्ट से टिश्यू, ब्लड वेसल से टिश्यू, टिश्यू से वापस हार्ट की तरफ। तो इस पूरे राउंड फॉर्म को हम क्लोज सर्कुलेशन बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट से लार्ज ब्लड वेसल्स निकली और ब्लड वेसल्स एक ओपन स्पेस, उस ओपन स्पेस को हम साइनोसिस के नाम से भी बोलते हैं, जहाँ पर टिश्यू और सेल डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में रहती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसकी स्पीड या फ्लो काफ़ी कम होता है कंपेरेटिवली क्लोज ब्लड वेसल्स के थ्रू, बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड का फ्लो थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि अपनी ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी के थ्रू जो ब्लड फ्लो होगा वो थोड़ा फास्ट होगा। जैसे हमने देखा है कि अगर कोई पानी है, हम पाइप में जैसे पौधों को पानी देते हैं, तो जो पानी पाइप के थ्रू फ्लो होगा उसका फ्लो थोड़ा फास्ट होता है कंपेरेटिवली वो पानी जो कि ओपन स्पेस में दे रहा है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड फ्लो होगा उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होगी, और जो ब्लड वेसल से होगा कंपेरेटिवली फास्ट होगा। आगे जाके हम इन दोनों को भी क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने आपको बताया असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मटेरियल्स, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमन हार्ट की हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें अपर 2 चैम्बर्स को हम ऑर्टिकल्स के नाम से बोलते हैं, जिसे आलिन भी बोलते हैं हिंदी में, और लोअर 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स के नाम से, मतलब नीले के नाम से जाना जाता है, जिसमें राइट ऑर्टिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये 4 चैम्बर हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें एक साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है जिसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट के अंदर आता है, और वही ब्लड फिर राइट साइड से आपके वापस लंग्स के थ्रू, लंग्स की तरफ ब्लड के थ्रू जाता है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्लड सेल्स टिश्यूज से हार्ट की तरफ आता है, हार्ट से लंग्स के थ्रू पहुँचाया जाता है।